हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन और इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में दिया गया है और प्लांट में दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सब्सटेंसेस का, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, हॉर्मोन्स वगैरह हैं, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जैसे जो ह्यूमंस होते हैं इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गए, ग्लूकोज हो गए, इसके अलावा और क्या हो गया, फैट वगैरह हो गया, इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह हो गई, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट, हॉर्मोन्स, इसके अलावा सॉल्ट्स, इन सारे मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आखिर ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है? तो इन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ह्यूमंस में एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बात करते हैं कि ह्यूमंस के सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। कौन कौन से हैं भैया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखना जरा, पहला पार्ट कौन सा है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा कौन सा है? लिम्फेटिक सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट, फिर से बोलना, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये तीनों किस में आते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में। क्लास 10th में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में केवल लिम्फ पढ़ना है, ठीक है, ये सारे पार्ट नहीं पढ़ने हमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं कौन सा। जैसे यहां पे ब्लड, क्लास 9th में पढ़े हो यार ब्लड के बारे में, कि ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है प्लाज्मा, फ्लूइड वाला पार्ट, दूसरा ब्लड सेल्स है। अब ब्लड सेल्स तीन होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कि भैया ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और यहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। कौन सा है? ब्लड, ठीक है। आ जाओ भैया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्लड है। ब्लड के दो कंपोनेंट, ब्लड के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। पहला है प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। अभी जो ब्लड सेल्स होती हैं ये तीन टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? तीन टाइप की। कौन कौन सी बोलना जरा? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा वाइट ब्लड सेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल्स तीन होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इन्हीं को शॉर्ट में बोल देते हो यार आरबीसी,
RBC, और इसको क्या बोलते हो, WBC। ठीक है। अब RBC का एक नाम और होता है, वैसे तो क्लास 10th में दिया नहीं गया और पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन बता देते हैं। पहला है RBC का जैसे नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। WBC का नाम है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, और कौन सा हो गया, थ्रोम्बोसाइट हो गया। भैया जिनको याद करने का शौक है वो याद कर सकते हैं, वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, कुछ बच्चों को शौक होता है इसीलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे जो प्लाज्मा है, जैसे कि क्या है, जो प्लाज्मा है ये फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। ये ब्लड का कौन सा पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा है इसी में पाई जाती हैं प्रोटीन्स, कॉन्टेन्स प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, एटसेट्रा। कुछ गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है थोड़े अमाउंट में, जैसे ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा ज्यादा करता है। ठीक है, चलो, तो जो प्लाज्मा है ये फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आरबीसी है, आरबीसी में रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, contains a red color पिगमेंट, और उस रेड कलर पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या है भैया, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, ट्रांसपोर्ट्स गैसेस। ठीक है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ये रेड होता है। ये हीमोग्लोबिन के बारे में पहले बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, कि जो हीमोग्लोबिन होता है एक रेड कलर का पिगमेंट है। ठीक है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम फॉर्म करता है। भैया डिफेंस सिस्टम कहने का मतलब क्या, जैसे कोई कंट्री है, कंट्री की अपनी क्या होती है, एक डिफेंस सिस्टम होती है। उस डिफेंस सिस्टम का काम क्या होता है कि कंट्री को बाहर के किसी चीज से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। बाहर से कोई अटैक कर रहा है तो उससे कंट्री को बचाने का काम किसका होता है, डिफेंस सिस्टम का होता है। जैसे आर्मी होती है, फिर इसके अलावा नेवी होती है, एयरफोर्स होते हैं, कमांडो होते हैं, पैरा कमांडोज होते हैं, इसके अलावा और भी अलग अलग लेवल के क्या होते हैं हमारे यहाँ डिफेंस सिस्टम होते हैं। और सबका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारी कंट्री को बाहर के किसी चीज से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, या बाहर के किसी अटैक से क्या करना, बचाना। तो जिस प्रकार एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, सेम उसी प्रकार हमारी बॉडी का भी क्या होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है। और उस डिफेंस सिस्टम का काम होता है कि बाहर से किसी सब्सटेंसेस के अटैक से हमारी बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। अब देखना है डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मान लो कोई बाहर से अटैक हुआ है हमारी कंट्री पे,
हमारी आर्मीज क्या करती हैं, अलग अलग लेवल की आर्मीज पहले जाती हैं। पहले ऐसे नहीं होता है कि एयरफोर्स वाले पहुंच गए, नेवी वाले पहुंच गए। अब वो अटैक कैसे हुआ है, कितना हुआ है, उसके बेसिस पे हमारे यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है वो वर्क करता है। वो अपनी पूरी जी जान से क्या करता है, वहां पे फाइट करता है। और अगर वो हारने लगता है, हमारी कंट्री जैसे मान लो वो फाइट कर रही है, अगर हार रही है तो क्या करेगी, किसी दूसरे कंट्री से सहारा लेगी, वो बोलेगी भैया हमारी क्या करो, हेल्प करो। वैसे ही हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी पर कोई जर्म्स अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करती है। और अगर जीत गई तो ठीक है, और अगर हार गई तो उस जर्म्स का हमारे बॉडी पे अटैक हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बाहर से हम सहारा मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ता है, मेडिसिन्स। तो हम मेडिसिन्स की मदद से क्या करते हैं, इन जर्म्स को अब किल करते हैं। तो इसको थोड़ा रिलेट करो बाहर से और अंदर से, ठीक है। मतलब बाहर जैसे कंट्री का डिफेंस सिस्टम, वैसे हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम। और हमारे अंदर भी अलग अलग लेवल की आर्मीज हैं। जैसे ये जो WBC है, WBC भी कई टाइप्स के होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन सबका मोटिव एक है कि बॉडी को बाहर के किसी भी अटैक से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो मिलकर लिख सकते हैं क्या कि जो WBC है ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। चलो, तो मेंटेन्स डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जैसे यार आपने देखा होगा जब कभी हमें चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, जब कभी हमें चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, कुछ समय बाद जो ब्लीडिंग है अपने आप स्टॉप हो जाती है। कैसे, आखिर वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसे अपने आप बंद हो गई? इसका मतलब जो ट्यूब में लीकेज हुआ था उसको ब्लॉक किया गया है। जैसे देखना, ये हमारी ब्लड वेसल है और हमें चोट लगी तो इसमें क्या हो गया, लीकेज हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया है, लीकेज हो गया, ठीक है। इतना लीकेज हो गया है। अब जो हमारा ब्लड है इधर ऐसे फ्लो हो रहा है, और अगर ये लीकेज हुआ है तो हमारा ब्लड बाहर आएगा इधर से, ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड बाहर आने लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये ब्लड बाहर आने लगेगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा कम हो गया तो हमारा जो हार्ट है उसकी जो पंपिंग एफिशिएंसी होती है, पंपिंग एफिशिएंसी मतलब पंप करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। वहां पे प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, और प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो पंपिंग कम करेगा, और पंपिंग कम करेगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा। इसीलिए हमारे अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है कि जब कभी हमें चोट लगे, अगर उसमें ब्लॉक अगर कभी हमें चोट लगे और वहां पे कोई लीकेज हो जाए तो अपने आप एक मैकेनिज्म चलती है और वो क्या करती है, उस लीकेज को स्टॉप कर देती है, मतलब बंद कर देती है बाय फॉर्मिंग क्लॉट। और ये क्लॉट को फॉर्म करने में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका क्लॉट को फॉर्म करने में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो जो प्लेटलेट्स हैं वो यहां पे क्या फॉर्म करवा देती हैं, क्लॉट फॉर्म करवा देती हैं। क्या फॉर्म करवा देती हैं, क्लॉट, ठीक है। और जब यहां पे क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो ये जो लीकेज है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो गया। और लीकेज स्टॉप हो गया तो जो ब्लड है जो इधर आ रहा था वो अपना स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो भैया प्लेटलेट्स का काम क्या हुआ, जो प्लेटलेट्स हैं इनका काम होता है क्लॉटिंग में हेल्प करना।
किसमें हेल्प करना? क्लॉटिंग में हेल्प करना। जब कोई इंजरी हुई है उस समय जब ब्लीडिंग होने लगती है तो उनको स्टॉप करवाने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, बाय फॉर्मिंग क्लॉट। ठीक, तो लिख सकते हैं क्या? हेल्प्स इन क्लॉटिंग। इतना समझ में आया? तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, वैसे तो क्लास 10th में पढ़े थे कि जो ब्लड होता है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। किसी ने पूछ लिया व्हाट इज ब्लड, तो क्या बोलोगे? ब्लड इज एन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरी ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स को ही बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। आपसे लेकिन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी जो प्लाज्मा होता है फ्लूइड पार्ट होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होते हैं, और कुछ गैसेस भी यहां पर होते हैं कुछ अमाउंट में। ठीक है, इसके अलावा जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। जो डब्ल्यूबीसी है हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है, और जो प्लेटलेट्स है क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भैया हमारा? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं तीन होती हैं। ब्लड वेसल कितने टाइप की होती है हमारे बॉडी में? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन और कैपिलरी। यहां पे देखना, ये आर्टरी हो गई, ये वेन हो गई, और ये वाली जो है ये कैपिलरी है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स कितनी होती है हमारे बॉडी में? 3 टाइप्स की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ेंगे, इनमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, चलो, तो आर्टरी, वेन। जो आर्टरीज होती हैं ये मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। हमारे बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं ये मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं ये मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ध्यान देना, हमने कहा मेनली, मतलब अधिकतर जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी, और अधिकतर जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी। भैया अधिकतर क्यों बोल रहे हो, सभी क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि सभी आर्टरी और सभी वेन्स एक जैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। आगे पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती हैं ये मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं एक आर्टरी को छोड़ करके, और उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है भैया? पल्मोनरी आर्टरी। तो मेनली ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, इसको अलग कलर से कर दें बेटर रहेगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जबकि जो वेन्स होती हैं ये मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, मेनली
ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वे। ठीक है, तो यहां पे पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके बाकी की जो आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, और यहां पर पल्मोनरी वेन को छोड़ करके बाकी की जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो आर्टरीज हैं इनका काम होता है ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाना। जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। तो हार्ट से बाहर ले जाने का काम किसका है? ब्लड का, आर्टरी का। और हार्ट को ब्लड में लाने का काम किसका है? वेन्स का। तो लिख सकते हैं क्या? दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाना, जबकि जो वेन्स होती हैं इनका काम होता है ब्लड को हार्ट में लेकर आना। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखें? ब्रिंग्स ब्लड इनटू द हार्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, अभी जो आर्टरीज हैं हमने क्या बताया कि ये ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती हैं। जब ये ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती हैं तब यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है, और जब हार्ट प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू वेन्स। और अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो उस प्रेशर को झेलने के लिए इनकी जो वॉल होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, रटना नहीं। जहां पर प्रेशर ज्यादा है उनकी वॉल क्या होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। आपसे बोल दिया गया कि आर्टरीज थिक वॉल्ड होती इन कंपैरिजन टू वेन्स। क्यों? बिकॉज प्रेशर इन आर्टरीज आर ग्रेटर देन द प्रेशर इन वेन्स। फिर इसके अलावा एक और आता है कि ऑरिकल की तुलना में जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। क्यों? बिकॉज प्रेशर इन वेंट्रिकल्स आर ग्रेटर देन ऑरिकल्स। भैया ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या होती हैं हम इसके बाद पढ़ेंगे हार्ट टॉपिक में। कौन से टॉपिक में? हार्ट में। ठीक है, तो देखो यार, तो आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होने के कारण इनकी जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं, ताकि उस प्रेशर को क्या कर सकें? वो झेल सकें। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं क्या? जो आर्टरीज हैं थिक वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड। और ये कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं। अगर ये थिक वॉल्ड हैं तो इनका जो ल्यूमेन होगा वो कम होगा। इनका जो ल्यूमेन होगा वो क्या होगा? कम होगा। भैया ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन जैसे ये ट्यूब है, ब्लड वेसल है, ये पाइप हो गया। मान लो इसको ऐसे हम कट कर दिए। ठीक है, इसको हमने ऐसे कट कर दिया और इसको अब हम सामने से देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये पाइप है, इसको हम ऐसे कट करके अब इसको हम सामने से दिखाएंगे। जब सामने से दिखाएंगे कुछ ऐसे सर्कुलर दिखेगा, थोड़ा ज्यादा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखना
ये हो गया। एक और बना देते हैं। एक मिनट रुकना। ये वाली हो गई आपकी आर्टरी। ये वाली हो गई कौन सी, वेन। ऐसे समझना ये बाहर की तरफ आई है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे बाहर की तरफ आई है। अब यहां पर देखना जो आर्टरी है, आर्टरी में अंदर का स्पेस देखो जरा, ये अंदर का स्पेस होगा इसका, ठीक है, और इसका अंदर का स्पेस ये है। इसका ये अंदर का खाली जगह देखना, ये वाला, और इसका ये खाली जगह देखना, ठीक है। आर्टरीज में ये जो खाली जगह ये कम है, क्योंकि इसकी वॉल की थिकनेस क्या है, इसकी तुलना में वहां पे ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर ये वॉल की थिकनेस इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये जो ल्यूमेन है यहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये तो ल्यूमेन है, और ये आर्टरी का ल्यूमेन है, ठीक है। अगर आर्टरी का ल्यूमेन देखोगे तो ये कम चौड़ा है और इसका ल्यूमेन ज्यादा चौड़ा है, और कम चौड़े को हम बोल सकते हैं क्या, नैरो, और ज्यादा को बोल सकते हैं हम ब्रॉड, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, हैव नैरो ल्यूमेन। इनका ल्यूमेन कैसा है, नैरो है, जबकि वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड, हैव ब्रॉड ल्यूमेन। इतनी बात समझ में आई, ल्यूमेन समझ में आया ना, खाली जगह जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है, ठीक है, अंदर का वो एरिया, वो क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो आर्टरीज की वॉल थिक होती है, जिसके कारण अंदर का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है और प्रेशर ज्यादा मेंटेन हो पाता है। इसके अलावा वेन्स में जो वॉल होती है उनकी थिकनेस कम होती है, तो अंदर का जो स्पेस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब इनका ल्यूमेन कैसा होगा, ब्रॉड होगा, और इनका ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो होगा। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो कि यहां पे पढ़ना है, अगर आपसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं पर भी पूछे वॉल्स का काम क्या होता है, वॉल्स का काम क्या होता है, तो याद रखना, चाहे वो हार्ट में हो चाहे ब्लड वेसल में हो, वॉल का काम होगा ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो कराने में हेल्प करना या बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। और जहां पर बैक फ्लो का काम होगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जहां जहां बैक फ्लो का चांस होगा, तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वॉल्स पाई जाती हैं, वॉल नहीं वेल्स होती हैं, VALVES, वेल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं पर भी अगर बैक फ्लो का चांस है तो वहां पर वॉल्स प्रेजेंट होंगी, ताकि वो बैक फ्लो को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो बताओ ये आर्टरी में क्या बैक फ्लो होने का कोई चांस है, तो आर्टरी में बैक फ्लो होने का कोई चांस नहीं होता है। भैया चांस क्यों नहीं होता है, क्यों बैक फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, हार्ट प्रेशर के साथ ब्लड पंप करता है, और अगर ब्लड प्रेशर के साथ जा रहा है तो पीछे आने का कोई चांस नहीं है, जबकि जो वेन्स होती हैं यहां पर प्रेशर कम होता है,
और अगर यहाँ पे प्रेशर कम है तो जो ब्लड है उसका बैकफ्लो होने का चांस है, और बैकफ्लो होने का जहां भी चांस होगा वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में वेल्स पाई जाएंगी। तो ये बताओ वेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगी कि यहां पर प्रेजेंट होंगी? जहां पर प्रेशर कम होगा और बैकफ्लो होने का चांस होगा, और प्रेशर और बैकफ्लो होने का चांस किसमें कम है? वेन्स में। आर्टरी में कोई चांस नहीं बनता। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? वेल्स एब्सेंट। ठीक है, और यहां पर लिख दें वेल्स प्रेजेंट। ठीक है, क्यों क्यों होती है? टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड। इतनी बात समझ में आई? तो यार ये डिफरेंस हो गया आर्टरी और वेन्स के बारे में। पहला क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। एक आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन को छोड़ करके, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, यहां पे पल्मोनरी वेन। इसके अलावा जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती हैं, जो वेन्स होती है वो ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि वेन्स की वॉल थिन होती है, वहां पे प्रेशर कम होता है। इसके अलावा आर्टरी का ल्यूमेन कम होता है और जबकि वेन्स का ल्यूमेन ज्यादा होता है। और आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होती हैं जबकि वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, चलो तो आर्टरी और वेन खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट हमारा है कैपिलरी। कौन सा टॉपिक है? कैपिलरी। जो कैपिलरीज होती हैं ये सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल होती हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। ये इनकी जो थिकनेस है 1 सेल के इक्वल होती है, 1 सेल्ड थिक। ठीक है, जितनी थिकनेस एक सेल की होती है उतनी हमारी किसकी होती है? कैपिलरी की। तो सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल कौन सी? कैपिलरी। ठीक है, इसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं इन पे पोर्स पाए जाते हैं, हैव पोर्स ऑन इट्स वॉल। तो इनकी वॉल पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका काम होता है आर्टरीज को वेन से क्या करना? कनेक्ट करना। आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कैपिलरी का होता है। तो कनेक्ट्स आर्टरीज विद वेन्स। इसके अलावा ब्लड के बीच में और टिश्यूज के बीच में या सेल्स के बीच में अगर किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज होना है तो वो हमेशा होगा कैपिलरी की मदद से। किसकी मदद से होगा? कैपिलरी की मदद से। ठीक है, ना कभी आर्टरी की मदद से होगा ना कभी वेन्स की मदद से होगा। अगर टिश्यू या सेल्स को कुछ चीज चाहिए ब्लड से या ब्लड में कुछ चीज डालना है तो हमेशा किसकी मदद से होने वाला है? कैपिलरी की मदद से होने वाला है। ना तो इसमें आर्टरी हेल्प करने वाली है ना तो वेन्स हेल्प करने वाली है। तो आर्टरी और वेन से कभी किसी चीज का एक्सचेंज नहीं होता है। हमेशा मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल्स के बीच में या टिश्यूज के बीच में वो हमेशा होता है किसकी मदद से? कैपिलरी की मदद से। ठीक है, तो हेल्प्स इन एक्सचेंज of substances between blood and
टिश्यू। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज होना है तो हमेशा किसकी मदद से होगा? कैपिलरी की मदद से होगा। ना तो वो आर्टरी की मदद से होगा, ना तो वेन्स की मदद से होगा। इतनी बात समझ में आई? तो यार एक चीज देखना कि ये जो कैपिलरीज होती है फॉर्म कैसे होती हैं। जैसे मान लो ये आर्टरी है, ये वेन है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं ये जाकर छोटी छोटी ट्यूब्स में ओपन हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। जैसे ये देखना ऐसे। तो ये जो आर्टरीज हैं ये जाकर छोटे छोटे ट्यूब्स में ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, यहां पे देखना, ये देखना और ये देखना, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं ये ज्वाइन होकर के फिर से एक ट्यूब का फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये तो आर्टरीज हो गई, ये क्या हो गई? वेन्स हो गई। तो देखना आर्टरीज ब्रेक होती हैं तो कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। बीच में क्या हो गई? कैपिलरीज हो गई। ये क्या है? कैपिलरीज। वेन्स, आर्टरीज, बीच में कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज हैं जब आर्टरीज ब्रेक होती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? कैपिलरीज का। और ये ज्वाइन होकर के किसमें ओपन होती हैं? वेन्स में ओपन होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लेना जब आपको ये पूछा जाए तो, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ऐसे। ये आर्टरी, ये वेन्स और ये कैपिलरीज, ये क्या हो गई? कैपिलरीज हो गई। समझ में आया? ठीक। चलो, तो जो कैपिलरीज होती हैं सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, इनकी वॉल पे पोर्स पाए जाते हैं। और आर्टरी और वेन्स की वॉल पे याद रखना कोई पोर नहीं होता है। आर्टरी और वेन्स की वॉल पे कोई पोर नहीं पाया जाता है, पोर केवल कैपिलरी में होता है। क्यों होता है? ताकि मटेरियल का क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। किसके बीच में? ब्लड के बीच में और टिश्यूज के बीच में। इतनी बात समझ में आई? और इनका काम होता है आर्टरीज को वेन्स से आपस में क्या करना? कनेक्ट करना, ठीक। चल, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट। हार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ज्यादा लेंथी हमें लेक्चर नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हार्ट, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हार्ट और डबल सर्कुलेशन, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।